अब देखो वो जो सिलेबस तुम्हारा इतना कम किया गया है ना, उससे होगा क्या ना कि जो तुम्हारा कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। स्पेशली जो 2024 में देने वाले हैं या तो 25 में देने वाले हैं, तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। देखो आप सभी को पता ही होगा, कल ही एनएमसी का नोटिस आया जिसके अंदर आपको ये पता चल गया होगा नीट का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत बदल दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा बदला गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिए गए हैं और बहुत सारे कठिन टॉपिक, मुश्किल टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं कि भैया बायोलॉजी के ये पोर्शन हट गए, केमिस्ट्री के ये हट गए, फिजिक्स के हट गए। बहुत सारे बच्चे खुश हैं। बट आज मैं आपको एक गुड न्यूज भी दूंगा, एक बैड न्यूज भी दूंगा। मैं आज आपको समझाऊंगा कि इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है और आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे बदलना चाहिए। ठीक है, आपको पता तो चल ही गया होगा सिलेबस में कितनी चीजों के बारे में चेंजेस हुए हैं। अगर आपको नहीं पता चला है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर जो पीडीएफ है कि न्यू सिलेबस की पीडीएफ क्या है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बट आज मैं वो नए सिलेबस की बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूं जो नया सिलेबस आया है ना, उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके सिलेक्शन में और आपके नीट के एग्जाम में। देखो सबसे पहली चीज समझते हैं, कंपटीशन विल बी हाई। बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, ये चीज तो आपको समझ आ रही होगी कि सिलेबस हो गया है रिड्यूस, बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं कम। और जब सिलेबस कम होता है ना तो बच्चे रिवाइज ज्यादा कर पाएंगे, रिवीजन ज्यादा कर पाएंगे, चीजों को बार बार ज्यादा पढ़ पाएंगे। और जब एक स्टूडेंट ज्यादा बार रिवीजन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके नंबर ज्यादा आएंगे, है ना। तो वो जो आपको एम्स दिख रहा था 710 पे, 700 नंबर पे, अब शायद वो 2-3-4 नंबर से इंक्रीज भी हो सकता है। बट अभी चीजों के बारे में ऐसा अजम्पशन मत बनाओ। अभी एंड तक इस वीडियो को देखना, मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या क्या फैक्टर प्ले करने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बदलोगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है, कंपटीशन हाई हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा ही। क्या रीजन है, सिलेबस कम किया गया। बहुत सिंपल सी मैथ है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, पेपर विल बी हार्ड। अब देखो होगा क्या ना कि आपको पता है कि यार बच्चे 720 में से 720 ले आते थे उस टाइप के पेपर में भी। अब तो क्या है ना कि हमारा सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है। तो अब क्या करेगी ना एनएमसी जो है ना, वो अपने जो पेपर है ना उसको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करेगी। वरना तो यार कट ऑफ बहुत ज्यादा ही हो जाएगी, हर एक बच्चा 700 प्लस ले आएगा क्योंकि सिलेबस कम हो गया, पेपर आसान आता है। अगर ऐसे होने लगेगा तो फिर तो 700 प्लस पे एम्स मिल रहे होंगे, 715 पे एम्स मिल रहा होगा, वो कंडीशन भी आ सकती है। तो इसके लिए क्या होगा ना कि 99% चांसेस है आपका जो पेपर है वो थोड़ा टफ साइड पे आएगा। थोड़ा नहीं, मतलब मैं कहूंगा पिछले साल के अकॉर्डिंग आप मान लो 20% ज्यादा टफनेस लेवल होगा। अभी समझाऊंगा किस किस सेक्टर में ज्यादा टफनेस लेवल होगा। सबसे पहले समझ लेना, पहला जो टफनेस लेवल आएगा वो आएगा बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए हैं। तो होगा क्या ना, जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आने, वो तो ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी से बाहर तो कहीं से आ नहीं सकते। अब होगा क्या ना कि वो जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना उनको स्टेटमेंट बेस्ड बनाया जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड, थोड़े मुश्किल टाइप के, जिसमें कि आपका टाइम खर्च होगा, आपका दिमाग खर्च होगा। आसान वाले नहीं होंगे कि ये वन वर्ड वाले ठीक है टिक करे आगे बढ़े, नहीं। ओएमआर पे गोला लगाए आगे बढ़े, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस पूरी तरीके से बढ़ रही हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अभी वैसे आपकी अप्रोच के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, पर ये समझा रहा हूं बायोलॉजी टफ आएगी। दूसरी चीज, 90% चांसेस है केमिस्ट्री का लेवल ज्यादा नहीं हिलेगा, क्योंकि हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं केमिस्ट्री एक मॉडरेट लेवल की आती है, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा डिफिकल्ट। जैसे आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही करते रहो। फिजिक्स, अब हो सकता है कि फिजिक्स को भी थोड़ा सा टिपिकल बना दिया जाए। थोड़ा सा टिपिकल मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिजिक्स के अंदर कैलकुलेटिव पोर्शन को ज्यादा डाला जाए। कैलकुलेटिव पोर्शन जानते हो ना, मतलब थ्योरी बेस्ड नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन आ जाए, काइनेमेटिक्स के आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के आ जाए, मैग्नेटिक के आ जाए। ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखो ये सब हमारी प्रिडिक्शंस है। अब मैं ये नहीं बोल रहा 100% सही होगी, बट आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि जब हमारा सिलेबस रिड्यूस होता है ना तो पेपर को टफ कैसे बनाया जा सकता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं अब आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इनके सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पहली चीज, न्यू अपॉर्चुनिटी। देखो हुआ क्या है ना, जब भी सिलेबस बदलता है चाहे किसी भी एग्जाम का, देखो मैं आईआईटी जे के बच्चों को पढ़ाता हूँ, नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा है पिछले 3 साल के अंदर जब भी सिलेबस बदलता है ना या फिर सिलेबस रिड्यूस होता है तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, अब सिलेबस बदला, अब वो कंफ्यूज हो गया कि यार भैया एनसीईआरटी के तो बहुत सारे पोर्शन हट गए, अब मैं क्या करूं, मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं ये पढ़ूं, वो कंफ्यूज हो गया। उससे क्या होगा ना, उसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। हर साल होता है, ये हर साल होता है। बट इस समय पर उन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होती है जो कि अभी तक अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अभी तक अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे उन्हें अब सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास कम टॉपिक्स है, आपके पास कम सिलेबस है। अगर आप उस कम सिलेबस पे अब फोकस्ड होकर पढ़ते हो तो आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसका फायदा उठाओगे और आप एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। चाहे आपने अभी तक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं मानता हूं, बट अभी जो आगे का समय है ना, जो 7-8 महीने, इसके अंदर
अब आपके पास सिलेबस भी कम है, अगर आप उसी सिलेबस पे फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे यार मजे आ सकते हैं और आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं थी। तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसको मिस मत करना। दूसरी चीज, कैलकुलेशन पर काम करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स ज्यादा कैलकुलेटिव आने की चांसेस बिल्कुल बन रही हैं और आपको फोकस करना है कैलकुलेशन पे। मतलब फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनको पूरा सॉल्व करना है। क्या करना है हमें? हमें उनको पूरा सॉल्व करना है। उससे क्या होगा ना, हमारी जो मैथ्स है, जो हमारी कैलकुलेटिव पोर्शन है, वो अच्छा बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? कि फिजिक्स में क्या होता है ना कि हम थ्योरी आती है, हमें सब कुछ आता है, बट हम मैथ्स में गलती कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके अंदर कैलकुलेशन पूरी करेंगे और कैलकुलेशन को हमारी फास्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस जब रिड्यूस होता है ना, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसी सिलेबस में से आएगा जो बचा हुआ है। अब उस सिलेबस में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन से सवाल बन सकता है, आपको भी पता है। तो अब एनसीईआरटी की एक भी लाइन को आपको मिस नहीं करना है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारी खुद की किताब आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और बहुत अफोर्डेबल बुक हमने लॉन्च करी थी, वो भी आप ले सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपके पास कोई और बुक है उससे पढ़ लेना। बाकी अगर आपको नॉर्मल एनसीईआरटी से पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पढ़ जाना भाई। और ये एक अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन एवरेज बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी। तुम्हारे पास मौका है, तुम उन लोगों से आगे निकल सकते हो जो कि 1-1.5 साल से घिस रहे थे। तुम्हारे पास अब एक अपॉर्चुनिटी आई है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना, अब तुम्हें बस इतना सा पढ़ना है और उस पर फोकस्ड रहना है, और उसमें अगर तुम मेहनत करोगे हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऑन दिस नोट आपको यही अपडेट देना था, यही चीज आपको समझानी थी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।